तो स्वागत है मित्रों आपका आज के नए सेशन में। और आज तो भाई अपना पेन कॉपी आप निकाल लीजिए, ठीक है। सिविल स्पॉट का ये वाला जो सेशन है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हैवी रहने वाला है और इसको देखना भी बहुत बार देखना है इस सेशन को, क्योंकि आज के सेशन में हम काफ़ी चीज़ें एकदम डीप में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और रिवीजन ओरिएंटेड ये आज का बड़ा सेशन ये काफ़ी रहेगा, ठीक है। जितने भी टाइम का रहेगा आई थिंक या तो मैं ये यूट्यूब में भी अपलोड करूँगा, तो यूट्यूब वाले लर्नर को मैं बता दूं कि ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा है civilspot.in, उसका ये एक सेशन है, ठीक है। ऐसे मोर देन 80-90 सेशंस को अगर आपको अटेंड करना है PYQ रिसर्च पे, ऑप्शन लेवल एनालिसिस पे, रैंडम गेसिंग नहीं, कोई रैंडम ट्रिकबाजी नहीं, ठीक है। प्योर नॉलेज सीकर, हाँ, तो अगर आप हैं तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। जाइए इधर civilspot.in पे आप एनरोल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये 2021 में देखिए एनवायरनमेंट में पूछा गया क्वेश्चन और सारे एनवायरनमेंट के ही है आज, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे हम इसमें। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट पे पूछा गया क्वेश्चन था। आई थिंक हमने कल वाले सेशन में ये कवर किया भी हुआ है। एक बार आप पॉज कीजिए और आंसर इसका लगाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन 1 कह रहा है दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। दूसरा कह रहा है कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। तीसरा कह रहा है कि दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पोल्यूटेंट। तो देखिए, है ना, यहाँ कुछ उनकी वर्ड्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स, ठीक है। अगला दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये गुरु एक बात और भी आइडेंटिफाई करी। आज तक देखिए, पिछले कल भी हमने पॉल्यूशन पे, पॉल्यूटेंट्स पे हमने देखा है ना, सेशंस लिए। हमने एक बात देखी है कि इन्होंने जितने भी पॉल्यूटेंट आपसे पूछे हुए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है ना, जितने भी पॉल्यूटेंट्स आपने पूछे हुए हैं मोस्टली वो पॉल्यूटेंट रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट जो नेक्स के अंडर हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम बहुत हजार्डस मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीएम पे अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, पर्टिकुलेट मैटर पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड पे इन्होंने बार सवाल पूछा है। सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्स पे इन्होंने सवाल पूछा। कल हमने देखा कि इनमें से एसिड रेन कौन कॉज करवाता है, ये सवाल पूछ लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड पे बहुत उम्दा क्वेश्चंस आगे भी बने हुए हैं, अभी हम देखेंगे। ओजोन पे ये सवाल पूछ रहे हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन पे। अमोनिया पे पूछ रहे हैं, लेड पे पूछ रहे हैं। बेंजीन पॉल्यूशन पे कल ही हमने देखा कि बेंजीन पॉल्यूशन के कौन कौन सोर्सेज है, समझ रहे हो। बेंजोपायरीन के भी लगभग सेम सोर्सेज होते हैं। आर्सेनिक पे इन्होंने सवाल पूछ रखा है ना। निकल पे अभी तक आना बाकी है, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स ये जितने भी पॉल्यूटेंट हम पढ़ रहे हैं ना, हर कुछ मत पढ़िए। एनवायरनमेंट से कुछ ही ऐसे भाई साहब, कुछ ही ऐसे एरियाज हैं, आप जितना भी यूट्यूब में इधर उधर से गर्दा माल देख रहे हैं वो, है ना, जितना जल्दी आप छोड़ सकें वो बढ़िया है। एनवायरनमेंट में कुछ ही ऐसे एरियाज हैं जहाँ से सवाल वो पूछ रहे हैं, वेरी लिमिटेड, है ना, कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं। सो ऑप्शन देखिए यहाँ, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि कौन से हैवी मेटल, सम हैवी मेटल, हाँ, कुछ ना कुछ का लीचिंग करेगा ही। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पोल्यूटेंट। मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कल वाले सेशन में भी हमने यही देखा, अगर लीथल क्वांटिटीज ये रिलीज करते तो उस कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के अंदर लोग काम कैसे करते। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसे एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच रहे थे यहाँ। और ये एलिमिनेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है। कई लोग आपको एलिमिनेशन गेम सिखाने का कोर्स भी, एलिमिनेशन कोर्स, है ना, वो भी लेते होंगे। सीखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 1 देखा, नीचे देखो, जहां जहां 1 होता है वो एलिमिनेट करना होता है। क्या सीखना है इसमें, एलिमिनेट कर दो, आगे बढ़ो। और इसके बाद से गुरु जो भी स्लैग वो आपसे पूछे, चाहे वो कॉपर स्लैग हो, आयरन स्लैग हो, स्टील स्लैग हो, कोई भी दूसरा स्लैग हो, स्लैग इज बेसिकली जो सेकेंडरी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। किसी भी प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो हार्ड वेस्ट मटेरियल, है ना, ऐसे रोड़े टाइप के, कल भी हमने यही देखा था, ये यूट्यूब वासियों के लिए है। जहाँ, है ना, स्लैग ऐसा नहीं होता है कि ये कोई एक देखिए, एक होता है फ्लाई ऐश, इस पे भी सवाल पूछा हुआ है उसने। एक होता है बॉटम ऐश, इस पे भी सवाल पूछा हुआ है उन्होंने। एक होता है आपका स्लैग, ठीक है। स्लैग बेसिकली जो ओर से निकला हुआ आपका मेन मेटल है, उसके सिवाय जो भी गंदगी थी वो आपकी स्लैग होती है। ये रोड़े टाइप के होते हैं, इसमें सारे आपके, है ना, बहुत सारे हैवी मेटल भी होंगे, है ना, आपका
मिट्टी भी हो गए, कंकड़ पत्थर, सब चीज़ें मिक्स होकर के आपका स्लैग बनता है। और ये बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट होता है स्लैग। अगर मैं आपको बताऊं, लैंड रिक्लेमेशन में ये काम आता है, लैंड को मजबूत करने के लिए इसका काम आता है, वाटर बॉडीज़ के रिक्लेमेशन के लिए इसका, है ना, ये बहुत यूज़ में आता है। स्लैग का अगर आप असफाल्ट बनाओ, है ना, असफाल्ट मतलब सीमेंट में अगर इसको मिक्स करो, कंक्रीट डेवलपमेंट में इसका बड़ा यूज होता है ना। तो स्लैग इज़ वेरी यूजफुल। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश के भी वो सारे यूजेज है। फ्लाई ऐश के सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है आपके एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में फ्लाई ऐश डालो। फ्लाई ऐश क्या होता है? मान लो अगर आप कोल बर्न कर रहे हैं, कोल आपने कोयला जला दिया, उससे जो ऐश आपकी बहुत हल्की पार्टिकल वाली ऐश निकलेगी, है ना, चिमनी से बाहर निकल रही है, वो होती है फ्लाई ऐश। इसको इकट्ठा करो, खेत में डालो, भाई साहब आपके खेत के न्यूट्रिएंट, है ना, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। सल्फर आपको अलग से नहीं डालना पड़ेगा। फ्लाई ऐश में ऑलरेडी सल्फर होता है, पोटाशियस में होता है पोटाशियम, अलग से नहीं डालना पड़ेगा। खाद वाद बढ़िया मिलेगी आपके खेत में, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब यूजेज होते हैं फ्लाई ऐश के। कंक्रीट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट और स्ट्रेंथन होता है। फ्लाई ऐश सेम होता है बॉटम ऐश। फ्लाई ऐश के ही भारी भारी जो पार्टिकल है वो ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। वो सेम होता है बॉटम ऐश, सेम यूज है। समझ रहे हो? बस यहाँ से आगे फिर से कभी वो सवाल पूछे तो ध्यान रखना। और दूसरी बात, जहाँ भी बायोमास बर्न हो रहा है सल्फर वहाँ से निकलेगा। जहाँ भी बायोमास बर्न हो रहा है है ना, नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ से निकलेंगे। जहाँ बायोमास बर्न हो रहा है वहाँ से आपका बेंजीन निकलेगा। बायोमास जैसा मर्जी बर्न हो रहा हो, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना। PFAS वहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे। अब ये चीज़ें क्या होती है ये हम पिछले सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, जाकर के ऊपर वाले सेशंस में देखिए, ठीक है, पिछले कल वाले सेशन में। और जो नहीं थे कल वाले सेशन में, वो civilspot.in में जा करके भाई ये कोर्स में एनरोल कर दो। मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ नहीं रखा होता है, खुद यहाँ पे आप एनरोल कर दो, ठीक है, कोर्स में, बाकी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ सेम क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड पे ये फोकस कर रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड पे पूछ ली कि excessive release of pollutant carbon monoxide into air may reduce the condition in which oxygen supply in human body decreases. This what causes this condition? ये कह रहा है कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा एयर में हो जाए तो हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। बताओ ये किस वजह से होता है? अब ऑप्शन देखिए इनके। व्हेन इनहेल्ड इनटू बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, द इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मच मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगला, इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्ट्रॉयज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला कि इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एडवर्सली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। सीधा ब्रेन में चला जाता है बोलते ही। भाई ये तो दोनों नॉनसेंस जैसी बातें हैं, है ना। मतलब सिर्फ ब्रेन से आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें हो जाएंगी क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन में ही क्यों जाएगा? बॉडी के दूसरे हिस्से में भी जाएगा भाई। और बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है बॉडी में। ऑक्सीजन की सप्लाई करता कौन है? यहाँ से अगर आपको बायोलॉजी की सिंपल नॉलेज भी होती तो आप यहाँ से चीज़ें क्रैक कर पाते। ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के, इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है उसमें अटैच होकर के इसके साथ, है ना, इसकी एफिनिटी के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है ना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो भाई साहब, और आरबीसी के बारे में हम पढ़े हैं, ये कुछ ऐसी सेल्स होती हैं भाई साहब हमारी ह्यूमन बॉडी में। अगर वो बोले कि क्या कोई ऐसी सेल भी है जिसका कोई न्यूक्लियस ना हो, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ना हो, उसका कोई माइटोकॉन्ड्रिया ना हो अपना, ऐसी सेल्स है, आरबीसी ऐसी सेल्स होती है। समझ रहे हो? तो भैया ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कैसे आपके ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी सेल, है ना, जो 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 हीमोग्लोबिन है आरबीसी में प्रेजेंट, उसके साथ इसकी हाइयर एफिनिटी है 120x, मतलब ऑक्सीजन से 120 गुना ज़्यादा एफिनिटी है। तो ये जाकर के चिपक जाता है उसमें। ऑक्सीजन कहाँ चिपकेगी फिर ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट में कहाँ ही जा पाएगी जब हीमोग्लोबिन में ऑलरेडी ये चिपक रखा है। तो ये एक बड़ा इशू होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कई लोग बोलते हैं ना गैस लग गई गैस। वो कैसे लगती है? जब आप कोयला कभी मान लो अंदर बंद कमरे में कोयला जलाते हैं, और रात में नहीं जलाना चाहिए कोयला बंद कमरे के अंदर, बंदे मर तक जाते हैं। वो मरते क्यों है?
वो मरते इसी वजह से है क्योंकि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक्सेस हो जाता है, और आदमी खास तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऐसा आपका फिर नर्वस सिस्टम डैमेज कर देता है, हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, और है ना बॉडी के अलग अलग पार्ट में नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ब्रेन को होती है आपके ऑक्सीजन की, तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज वहीं से हो जाता है ना, वहीं से आदमी ब्रेन डेड एकदम से मर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इतना ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पे वो सवाल बार बार पूछ ही रहे हैं। कल हमने ऊपर देखा ऑप्शन में थे, ठीक है, यहाँ देखिए कल हमने ये देखा था कि इनमें से 2022 में आया हुआ देखिए क्वेश्चन था, इन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक पे ही एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि बताइए इनमें से एसिड रेन कौन कॉज कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेम क्वेश्चन 2010 में आया था, क्योंकि हम जानते हैं 2016 में सेम क्वेश्चन आया हुआ था सिमिलर नेचर का, वही जानते हैं 2022 में भी आया हुआ था, वही हम जानते हैं 2014 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था सिमिलर नेचर का क्वेश्चन। यही गैसेस बार बार वो आपसे पूछ रहा है पोल्यूटेंट, समझ रहे हो। तो भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड कल भी हमने जाने थे। खासियत इस चीज़ की ये है कि ये पानी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। जब कर ही नहीं रहा है तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा ही कहाँ से? पहले इसे कार्बन डाइऑक्साइड बनना पड़ता है, फिर जाकर के वो जाकर के वो H2O के साथ मिक्स करके बहुत ही वीक कार्बोनिक एसिड बना रहा है ना। तो वो एसिड रेन कॉज नहीं कर रहा होता है, करता कौन है? नॉक्स और सॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड, समझ रहे हो। आगे देखिए मैग्नेटाइट पार्टिकल, मैग्नेटाइट पोल्यूशन पे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है सर क्या है ये, मतलब यूट्यूब वालों को, यूट्यूब धारियों को, कि क्या है ये, सिर्फ पोल्यूशन ही पढ़ेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, पिछले 3 सेशन हो गए हैं हम पोल्यूशन से ही पढ़ रहे हैं, पोल्यूशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी ही पढ़ रही है। वाटर पोल्यूशन को निपटने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है आपको मालूम भी नहीं होगा, है ना। हमने वो टेक्नोलॉजीज में पढ़ रखी है कि, है ना, कार्बन नैनो ट्यूब से लेकर के, है ना, इवन ऑयल स्पिल से लेकर के जो अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। भाई इतना बड़ा ये पेपर है, ये सब चीज़ें ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, है ना, यूरेनियम कंटेमिनेशन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, है ना। इस तरीके से भी आप जो है वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब वाले लर्नर हैं उनको जो अजीब लग रहा होगा कि सिर्फ पोल्यूशन पे थोड़ी ना पूछता है एनवायरनमेंट में कोई, तो ये पोल्यूशन वाली ही सीरीज़ है अभी चली हुई। अगला है ना, ये जो लेक्चर है इसमें शायद एंड हो जाएगा, ये तीसरा लेक्चर है पोल्यूशन सीरीज़ का। तो अगर आपको एनरोल करना है इस पूरे, भाई इस तरीके के सेशंस देखने हैं, डेली देखने हैं, तो वो फ्री में नहीं अवेलेबल होते हैं हर चीज़। हाँ, तो civilspot.in पे जा करके आप एनरोल उसमें कर सकते हैं, राइट। देखिए मैग्नेटाइट पार्टिकल पे पूछा गया ये सवाल था। मैग्नेटाइट आयरन ओर होता है एक, ठीक है। तो सस्पेक्टेड, ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब नर्वस सिस्टम का डिजेनरेशन हो जाना। आपके क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम को हिंदी में, आपके बौद्धिक का जो सिस्टम होता है, हिंदी माध्यम वाले भी बहुत है यार इसमें, सो उनके लिए भी ज़रूरी होता है चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। तो भाई साहब इनकी सोर्स क्या है। और दूसरी बात आपने देखा तब से लेके हम इतने पोल्यूटेंट पढ़े, सवाल वो यही पूछ रहा है कि कहाँ से निकल रहे हैं बेचारे। अब देखो मैग्नेटाइट पार्टिकल पे ये सवाल पूछा हुआ है कि इससे न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम निकल रही है। अब क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से ज़रूरी होता है। आम आदमी क्या लगाएगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सीधा लगा देगा कि हाँ ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर धारियों ने बोला हुआ है कि ऑल ऑफ द अबव लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। लेकिन भाई साहब इसमें ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल, दूसरा है इंजन ऑफ मोटर व्हीकल। देखो अगर ब्रेक से निकलेंगे, इंजन ने क्या खा रखा है आपका, और जहाँ जहाँ लोहा होगा वहाँ से ये निकलेगा। सीधी बात ये है, अगर आपको मैग्नेटाइट का पता हो कि ये किस चीज़ से रिलेट करता है, वहाँ से ये निकलेगा। अदरवाइज मैग्नेट से ही आदमी अंदाजा इतने से भी लगा सकता है यार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ होगा, लोहा तो मैग्नेट खींचता ही है। मतलब अगर प्रो लर्नर हो कोई, है ना, या फिर उल्टा सोचने वाला हो कोई मेरी तरह, तो वो ये ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकता है। अगला देखो माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम। माइक्रोवेव आप सबके घर में है। अगर न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम इससे होती है और माइक्रोवेव से अगर पोल्यूशन लायक अगर एमिशन हो रहा होता है, तो भाई साहब वो जो है
हाँ, वो अप्रूव ही कैसे होता कहीं से, उसका अप्रूवल ही कहाँ मिलता माइक्रोवेव का। समझ होता होगा, एमिट होता होगा, जहाँ जहाँ देखो लोहा है, जहाँ जहाँ लोहा घिसेगा वहाँ वहाँ से मैग्नेटाइट पार्टिकल निकलेगा, जहाँ जहाँ लोहा घिसेगा वहाँ वहाँ से मैग्नेटाइट पार्टिकल निकलेगा। माइक्रोवेव में भी होगा, स्टील का यूज हुआ होगा, लेकिन क्या वो पोल्यूशन के लेवल पे, एज एन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के लेवल पे इतना निकलेगा वहाँ से? नहीं, अप्रूवल ही कहाँ से मिल जाएगा तब उसे। तो बस ये 3 एलिमिनेट करना था, बाकी जानना ही नहीं था टेलीफोन लाइन से निकल रहा है या नहीं। समझ रहे हो? तो मतलब ये थोड़ी चीज़ें यहाँ से एक बात और भी लेकर के जानी है कि जितने भी वाइट गुड्स है, अगर वो पूछे कि वहाँ से ये चीज़ें निकल रही है, सीएफसी तो निकलेगा ही, है ना। खैर आजकल तो सीएफसी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एचएफसी तो निकलेगा ही, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। वो कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया ही जाता है, ठीक है। आपके फ्रिज में हाँ एचएफसी यूज़ होते हैं। कूलर से वो सॉरी एसी से वो निकलेगा ही। तो कुछ एक ऐसे तो हैं ही जो वाइट गुड से निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स जो हैं, लेकिन है ना, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो पैदा करते हैं, कुछ एक तो निकलेगी ऐसी चीज़ें। लेकिन नॉर्मली अगर वो बोले कि टॉक्सिक नेचर का है ना, एचएफसी से ऐसा नहीं है कि आपकी टॉक्सिसिटी बढ़े जा रही है, नहीं। एचएफसी बेसिकली टॉक्सिक नहीं है, ये बस हाई ग्रीन हाउस गैस पोटेंसी है इसकी। प्रॉब्लम बस एचएफसी की ये होती है। और एचएफसी के बारे में किगाली एग्रीमेंट वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, उसमें हमें वापस टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ रहे हो? तो ये टॉक्सिक तो नहीं है। यहाँ से हमने उठा करके ये जाना है कि हाँ, यूपीएससी अपनी नियत से बाज नहीं आने वाला। पॉल्यूटेंट के सोर्स से वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर वो कभी ऐसा पूछे कि न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम या फिर टॉक्सिक नेचर का कोई सब्सटेंस पूछे, और ऑप्शन में अगर वाइट गुड दिए गए हों, वो गुड जो कि इलेक्ट्रिक गुड हो, और नॉर्मली हम ऐसे खाने पीने के सामान में या फिर घर में ही उन गुड्स का यूज़ करते हो, और बोले कि क्या इससे निकलेगा, तो हमें वो एलिमिनेट कर देना है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक नेचर का सब्सटेंस अगर कहीं से एमिट हो रहा है, थोड़ा भी अगर हो रहा होगा, है ना, इतना कि वो हार्म कर दे हाँ, इंसान की लाइफ को, तो भैया जो भी उनको सर्टिफिकेशन देने वाले, प्रोडक्ट क्लियरेंस देने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों देगी? तो ये बात यहाँ से दिमाग में आज से बांध के ले जानी है कि ऐसा ऑप्शन वो फिर दे तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अगली बात, दूसरी बात हम ध्यान में क्या बांधेंगे, वो ये कि भैया एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है यूपीएससी का भी, स्पेक्ट्रम ऑफ पॉल्यूटेंट्स, वहीं से वो सवाल बार बार पूछ रहा है। अगर उसने मैग्नेटाइट पे ऑलरेडी पूछ रखा है, अगला सवाल क्या पूछ लेगा वो, मैग्नेटाइट के यूज पे, कि कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है मैग्नेटाइट, है ना, खास तौर पे, और कैसे यूज किया जा सकता है। एक ऑप्शन अगर वो ये दे कि मैग्नेटाइट का यूज माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन में किया जा सकता है ना। अब देखो, जब भी आप माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई हार्मफुल माइक्रोवेव भी कहीं पे अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा हो, तो उनमें से हार्मफुल माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करने के लिए आप मैग्नेटाइट का यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, इसका ये इम्पॉर्टेंट फीचर है भाई कि ये हाई एनर्जी वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है मैग्नेटाइट, ये इसका खास फीचर है। समझ रहे हो? दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि आजकल देखो, ये एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट है, आपने सुना होगा, जर्मनी के लोग, और ये लेटेस्ट कुछ हैपनिंग्स हुई है यूक्रेन वॉर के बाद से, जर्मनी के लोग और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लोग, वो लोग अपने घर के बैकयार्ड में न्यूक्लियर रेडिएशन शील्ड्स तैयार कर रहे हैं, ऐसी कि अगर कहीं न्यूक्लियर हमला हो तो वो उसमें जा सकें, है ना, छिप सकें, वहाँ जिंदा भी रहें, और 4-5 दिन तक उसके अंदर वो खुद, है ना, अपने लिए नेसेसिटीज़ जो भी उनकी है लाइफ की, उनको भी उतना रख पाएँ। समझ रहे हो? ऐसी शील्डें वो घर के पीछे तैयार कर रहे हैं। अब सवाल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्बर्स या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने वाले मटेरियल, इनमें से कौन कौन होंगे? ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली ये रीसेंट आर्टिकल है, रशिया के एक ड्रोन ने चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल क्या चीज़ है भाई, ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं 1986 में। देखो यहाँ एक घटना हुई थी चेरनोबिल की, तो वो वहाँ पे जो न्यूक्लियर ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो वो फट गया था बेसिकली उसके, और
उसकी वजह से आज भी वहाँ से रेडिएशन निकलती है। अब उसी रेडिएशन को रोकने के लिए एक शील्ड वहाँ पे क्रिएट की गई थी। उस पूरे प्लांट के, पावर प्लांट के चारों तरफ एक ऐसा डोम क्रिएट किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, रशिया, ये है ना, यूक्रेन ने ये एलिगेशन लगाया है कि रशिया ने इस पे अटैक कर दिया ड्रोन से और इसका एक हिस्सा तोड़ दिया और टूटा भी है वो हिस्सा एक, है ना, चेर्नोबिल का। अब भाई यहाँ से सवाल वो अच्छा, क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर रेडिएशन, सब चीज़ें न्यूज़ में है, ऊपर से मैग्नेटाइट उन्होंने ऑलरेडी पूछ रखा है। अगर थोड़ा रिसर्च करने वाला एग्जामिनर होगा, या फिर अगर वो चैट जीपीटी से मैग्नेटाइट पे क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो चैट जीपीटी एक ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि इसका यूज़ कैसे आप कर सकते हैं। मैग्नेटाइट, बेराइट का यूज़ जो है भाई साहब, और लेड, खास तौर पे लेड, लेड का भी यूज़ जो है एक गामा रे ऑब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। जब भी आपका डिके होता है ना, न्यूक्लियर डिके होता है किसी चीज़ का, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल का, तो डिके कैसे होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल का, भाई साहब ये एक परफेक्ट आपको एग्जांपल देता है कि भैया आपके जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जितना एक्टिव जो मटीरियल होगा वो मैटर एनर्जी में भी चेंज हो जाता है। मान लो ये यूरेनियम है, यूरेनियम का अगर डीके, रेडियो एक्टिव डीके होना होगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, गामा रेज निकलेगी, बीटा रे निकलेगी, अल्फा रे निकलेगी, न्यूट्रॉन रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। तो ये जो रेज है, ठीक है, ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करवाया जा सकता है। इसके लिए लेड जैसी चीज़ों का यूज होता है, बेराइट, मैग्नेटाइट, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगर वो कल से आपसे पूछे कि अगर आपको, और जो सबसे पावरफुल रेडिएशन होती है वो होती है गामा रेडिएशन, समझ रहे हो, जो सबसे पावरफुल रेडिएशन होती है वो होती है गामा रेडिएशन। तो ये जो गामा रेडिएशन है, ये रेडिएशन को आप जो है लेड, बेराइट, मैग्नेटाइट, इस तरीके की चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट में आप इनको मिक्स कर सकते हैं। हैवी वाटर का यूज़ भी एब्जॉर्प्शन के लिए आप कर सकते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। हाँ, 2019 का देखिए ये सवाल है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू, नंबर 1, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर इन मैनर इन विच इट इज़ राइट। दूसरा कि ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन फॉर डिस्चार्ज और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। देखिए ये कह रहा है कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या पावर्स मिली हुई है इस एक्ट से, कि आप क्या रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज़ सॉट, ठीक है। स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा डायरेक्शन इस एक्ट के थ्रू दे सकता है कि, है ना, डायरेक्शन कि पब्लिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना ज़रूरी है ना? क्या मतलब, ऐसे खुद सोचो ये क्या लॉजिकल बात है? सरकार अगर आपको बोले कि कल आपको पौधा लगाना है, लगाना ही है, क्या ये लॉजिकल बात बनती है? मैं बताता हूँ आदमी इसको क्यों करेक्ट कर देगा, क्योंकि उसने EIA पढ़ रखा है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ रखा है। EIA की रीसेंट नॉर्म्स जो है, पहले EIA जो 2006 वाली थी उसमें अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट में, 2020-2021 में समथिंग नई नोटिफिकेशन निकली हुई है EIA की। तो EIA में आपने पढ़ रखा है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, प्रोजेक्ट एक्रेडिटेशन के लिए डेफिनेटली होता है। लेकिन गुरु प्रॉब्लम ये है कि वो, है ना, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए नंबर 1 तो वो मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर, है ना, वो मैंडेटरी नहीं है। दूसरी बात, है ना, पब्लिक पार्टिसिपेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, उन पे वो मैंडेट नहीं है, समझ रहे हो। दूसरी बात कि वो जो है ना, पूरा प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं हुआ, वो एनवायरनमेंट सर्टिफिकेशन हुआ, एनवायरनमेंट क्लियरेंस हुआ। तो क्लियरेंस का मामला अलग है, ये ओवरऑल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। ऐसी पावर देना इलॉजिकल भी है और ऐसी है भी नहीं। इनफैक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर भी मिली हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डायरेक्ट
any government authority, any other government authority to take measures for environment protection. समझ रहे हो? और इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी इस तरीके की पावर्स मिली हुई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, राइट। मतलब इसमें काफ़ी सारी पावर्स एनलिस्टेड थी और बहुत जनरल सी थी, हर चीज़ का रटा नहीं मारा जाता है, इसलिए मैंने अलग से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के कोई भी प्रोविज़न इसमें डालना उचित नहीं समझा। जो जो उचित है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। खास तौर पे अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हम और है ना कुछ एडिशनल चीज़ें कवर करेंगे। जब आप CPCB को विजिट करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान में रखना है CPCB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नंबर 1, यस स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये ग्रुप बनी हुई है वाटर एक्ट से। याद रखना ये एयर एक्ट से नहीं बनी है, वाटर एक्ट के अंडर ये बनाई गई है। और दूसरी बात यह है कि CPCB वाटर एक्ट से भले ही बनी हो, लेकिन एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है, जो एक्ट है, ठीक है, एयर एक्ट के तहत इसको पावर मिली हुई है, इसी को CPCB को। अगली बात, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इसको पावर मिली हुई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की। तो ये एक बहुत ऑल कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी है जो वाटर एक्ट के तहत बनाई गई है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट मिशन है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ध्यान में ये बात याद रखना है, देखो 3 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। NAMP अलग है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग होता है, और नेक अलग होता है, NAQS, ठीक है, नेक्स स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और एक ऊपर से और चीज़ है कि ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी, सॉरी, अरे मैं वो चीज़ इसमें एक डालना और भूल ही गया शायद, 1 सेकेंड। ऑपरेटिंग स्टेशन अंडर नेशनल एयर क्वालिटी नेक्स, ओके, बिजनेस स्टैंडर्ड, हाँ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, चलो ये तो है ही, हाँ, कोलीफॉर्म वगैरह, वाटर के लिए इनका, हाँ, नेशनल ये वाटर मैनेजमेंट है ना, नेशनल वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी साथ में ध्यान में रखना है क्योंकि इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट जो इनका प्रोग्राम है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम CPCB का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, और कोलीफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया है, राइट, जिसको ठीक है, रिसेंटली ये कोलीफॉर्म नाम का जो बैक्टीरिया है ये कुंभ के दौरान न्यूज़ में था। कुंभ के दौरान ये न्यूज़ में था क्योंकि ये माना गया कि कुंभ के वजह से जो वाटर क्वालिटी है वो गंगा रिवर की बहुत डिक्लाइन हुई है ना। दूसरी बात, ये कोलीफॉर्म, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपकी लगभग हर एक एनिमल के गट में ये ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, और जो भी आपके, ठीक है, जो भी आपके, ठीक है, जो भी फेकल आउटकम्स रहती है, तो मान लीजिए आपका जो भी एक्सक्रीटा है उसमें ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, उसमें ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जा रहा है, और ये इंडिकेटर बैक्टीरिया है। ये जितना ज़्यादा वाटर बॉडी में पाया जाएगा, माना जाएगा कि वहाँ पे पॉसिबल प्रेजेंस है और ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया के, उसका क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड होगा। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जहाँ होगा, अगर बोले कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है एक ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम को दिखाता है, नो, है ना, डिग्रेडेड क्वालिटी उसकी होगी। और नेशनल वाटर क्वालिटी असेसमेंट में इसका, ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सारी चीज़ें निकली हुई है गुरु। मैं खुद इनको पढ़ता हूँ ओरिजिनली, और जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पोटेंशियल क्वेश्चन है, और ऊपर के जितने भी हमने ये देखे थे ना, जितने भी ऊपर के हमने पॉल्यूटेंट स्टडी किए हुए हैं, वो कुछ नहीं है, वो इनकी वेबसाइट से उठाए गए हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके सोर्सेज वगैरह इसकी वेबसाइट में एग्जैक्टली वैसे ही कोटेड है, कभी उठा लीजिएगा, समझ रहे हो। तो नेशनल वाटर क्वालिटी जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया याद ध्यान में रखना है आपको, राइट। अगला, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको ध्यान में रखना है कि इसका एक एन है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वाटर एक्ट के तहत, और है ना, और इन बाकी सारे एक्ट के तहत इसको पावर्स मिली हुई है।
इसको इम्प्लीमेंट करने की पावर्स है। जो सारे एक्ट्स हमने अभी पढ़े है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, इनकी इनकी भी पावर्स इसको मिली हुई है। अगली बात, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 4 पोल्यूटेंट को मेजर करता है, सिर्फ 4, ध्यान में रखना है, सिर्फ 4 पोल्यूटेंट्स को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 8, नेक 12, NAMP सिर्फ 4, ठीक है। और जो नेशनल क्या कहते हैं अभी, नेशनल NCAP, ठीक है, ये तो सिर्फ 2 को ही देखता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये ध्यान में रखना है। मतलब मैं अभी यहाँ पे अगर आपके इसके लिए, और ऐसे सवाल वो पूछ रहा है यार, ये देखो 2022 का सवाल है ये, तो एटलीस्ट थोड़ा अगर अभी आप थोड़ा रट पाओ। एक मिनट ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, थोड़ा अगर इसमें रट पाओ, और मैं एज ईजी एज पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ही जगह वो सब चीज़ें हो जाए। 1 सेकेंड, हाँ ओके, एज ईजी एज पॉसिबल करने की मैं इसमें कोशिश कर ही रहा हूँ ताकि एक ही जगह आप सारी चीज़ें देख पाओ। मुझे खाली शीट यहाँ कहीं नहीं मिल रही है। मैं अभी 1 मिनट रुकना ज़रा, हे भगवान, यहाँ भी नहीं, यहीं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। पोल्यूटेंट्स को हम अगर, है ना, अगर आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट कौन सा प्रोग्राम देख रहा है और कितना, है ना, और सारे जो काम है वो CPCB ही कर रहा है, CPCB ही कर रहा है। इसके 4 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आपको ध्यान में रखने हैं, 3 और ये 4, ठीक है। एक है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, एक है आपका NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, एक है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, और एक है आपका क्या कहते हैं उसे, NAC स्टैंडर्ड, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें 2 पॉल्यूटेंट्स हैं, दोनों PM है, पर्टिकुलेट मैटर, एक 2.5 का और एक 10 का, ठीक है। NAMP में 4 चीज़ें हैं, PM 2.5, PM 10, है ना, और आपका NOx और SOx, सल्फर डाइऑक्साइड। NAMP में ये 4 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में NAMP प्लस, NAMP के 4 प्लस ग्राउंड लेवल ओजोन प्लस, है ना, इसमें आपके 8 आते हैं टोटल। ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, NOx हो गया, SOx हो गया, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। अभी एक ट्रिकी चीज़ है इसमें, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन चारों में कार्बन डाइऑक्साइड कहीं नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। प्लस इधर हो गया आपका लेड, है ना, प्लस इसमें एक पोल्यूटेंट में कौन, ठीक है, इसमें भूल गया, सल्फर, लेड, हाँ ये अमोनिया, यार ये अमोनिया कैसे भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। प्लस एक हो गया आपका अमोनिया, ठीक है, NH3। अब आते हैं, देखो ये हो गया। नेक्स्ट में ये दोनों के NAMP और AQI प्लस 4 और ऐड हो जाएंगे, है ना, 4 और ऐड हो जाएंगे। उसमें आएगा आपका बेंजीन, बेंजोपायरिन, ठीक है, पायरिन, ये देख लेना अपने हिसाब से इसकी स्पेलिंग, और ये हो गए। और साथ में इसमें आपके, ठीक है, 2 और पोल्यूटेंट है, आर्सेनिक और निकल, आर्सेनिक एंड निकल, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ का भले ही आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैंने तभी बोला आज तो कॉपी आप उठा लेना, इन्फॉर्मेशन हैवी सेशन रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि भाई उसने सवाल इससे नहीं पूछा है, जब मैं आपको बता रहा हूँ सवाल यही था, ऑप्शन में ये था कि CO2 जो है, और नहीं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था आई थिंक 2018 या 19 में, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनमें से क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती है। एक ऑप्शन में CO2 भी था। CO2 इंडिया में किसी भी ऐसी एयर क्वालिटी गाइडलाइन का हिस्सा नहीं होती है कि मिनिमम लेवल CO2 क्या होना चाहिए, क्योंकि CO2 ऑलरेडी 0.03% के आसपास, 0.3% के आसपास जो है एयर में इतनी कम अवेलेबल है, 0.03% के आसपास, है ना। और CO2 का लेवल बहुत ऊपर हो जाए, बहुत कम हो जाए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में इसका असर पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ये आपकी एयर को टॉक्सिक इनहेरेंटली नहीं बनाया जा रहा है। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है,
समझ रहे हो बात को? टॉक्सिक इफेक्ट मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO2 की वजह से तो हम पढ़े हुए हैं कि इवन आपका जो कार्बन फर्टिलाइजेशन है वो ज़्यादा बढ़ भी जाता है। एक तरीके से CO2 इस लेवल पे फायदेमंद भी है। मैं तो कहता हूँ CO2 बढ़वा दो, बाकी कैसे घटवा दो, ग्लोबल वार्मिंग भी घट जाएगी, हरियाली भी बढ़ेगी ज़्यादा, फसलों का पैदावार तक बढ़ सकती है भाई CO2 थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो। प्रॉब्लम CO2 इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। अभी अगर हम पढ़ेंगे ना ग्लोबल वार्मिंग 30% ग्लोबल वार्मिंग भाई साहब वो CO2 से नहीं हो रही है। 30% जो हाईएस्ट चंक है वो आपके CH4 से हो रहा है, मीथेन से हो रहा है। तो मीथेन का एमिशन कम करो, है ना। HFC का एमिशन कम करिए, बाकी इनका PFAS का एमिशन कम कीजिए, POPs का एमिशन कम कीजिए, वो रुक जाएंगे। धूल का एमिशन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका एमिशन कम कीजिए, क्लाउड थिनिंग कीजिए, सॉरी स्ट्रेटोस्फेरिक, सॉरी जो आपका हाई क्लाउड्स हैं, हाई क्लाउड्स उनकी थिनिंग कीजिए, सिरस क्लाउड्स की, तो मे भी उससे और ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप कितना ही घटा लेंगे, है ना। और ज़्यादा घटा भी दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घटा भी दिए तो फिर हाँ वो जो प्रॉब्लम हमें ऑक्सीजन की कमी से हो रही है पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी मैं और कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। हमने पढ़ लिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है PM 2.5 और PM10 को हमें रिड्यूस करना है बाय एटलीस्ट 30%, 20-30% रिडक्शन लानी है PM10 और PM 2.5। 2019 में लाया गया था, 2024 तक का ये गोल था। आगे क्या गोल है सरकार अभी तय करेगी, 24 खत्म भी हो गया है, समझ रहे हो। हाँ, और प्राण पोर्टल जो है ये क्यों लॉन्च किया गया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। पोर्टल बहुत अच्छे लॉन्च हो रहे हैं, कसम से मैं बताऊं। सरकारों को एक बात पे उपलब्धि मिलनी चाहिए, पोर्टल लॉन्च करने के लिए पोर्टल बहुत अच्छे लॉन्च हुए हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च कीजिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी लानी है, प्रगति पोर्टल लॉन्च कीजिए। और नेशनल कॉन्क्लेव रखिए उसके लिए, बाकायदा नेशनल कॉन्क्लेव, समझ लो। मतलब ये एक बहुत अच्छी इनोवेशन तैयार की गई है, बहुत अच्छी इनोवेशन है पोर्टल्स, 21st सेंचुरी की बेस्ट इनोवेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है एक पोर्टल लॉन्च करके, सबकी हो जाती है, समझ रहे हो। एक पोर्टल लॉन्च करके धारावी स्लम भी आपका ठीक हो जाएगा। एक और एंटी धारावी पोर्टल लॉन्च हो जाए तो स्लम खत्म हो जाएंगे। पोर्टल बहुत अच्छे लॉन्च होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये पूछेंगे वो नॉन अटेनमेंट सिटी, अगर वो बोले कि ये क्या चीज़ है, तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत वो सिटीज़ जो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती है एयर क्वालिटी के, उनको कहा जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़। उन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ पे स्पेशल फोकस देता है CPCB। ध्यान में आ जाएगी बात। क्या 4 चीज़ें पढ़ी हम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 4, AQI 8, नेक्स 12, 2, 4, 8, 12 ध्यान में रखने हैं। अदरवाइज भाई आदमी माँ कसम से कंफ्यूज होता जाएगा। मॉक टेस्ट लगाते जाओ ना, मॉक टेस्ट लगाते जाओ, नैम्प का आप NCAP लगा लोगे, AQI का नैम्प में लगा दोगे, नेक्स का AQI में लगा दोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यार कहीं तो पढ़ा था NCAP में सिर्फ 2 है, इस बार 4 क्यों बोल दिया, क्योंकि वो नैम्प पे क्वेश्चन था। ऐसे सवाल पूछ लेगा वो, जैसे 2022 में पूछा था कि WHO की कोई एयर क्वालिटी गाइडलाइन आई थी, 2022 में ही आई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि बताओ गाइडलाइन के बारे में क्या ठीक चीज़ है। पहला ऑप्शन, और यही चीज़ उन्होंने मेंस में पूछ ली कि 24 घंटे का जो मीन PM 2.5 टेम्परेचर है, इट शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम, और PM 2.5 का शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम। अगला, इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। पहले तो पता होना चाहिए इनक्लीमेंट वेदर मतलब क्या,
भाई साहब अस्थाई वेदर, अस्थाई वेदर मतलब क्या, पानी वानी बारिश हो रही हो, बादल तो इंपॉर्टेंट है ही, बादल हो सिर पे तो इंक्लीमेंट वेदर हम उसे कहेंगे। क्या ग्राउंड लेवल ओजोन हाईएस्ट उस टाइम पे होगी, हम पढ़े हैं ना ग्राउंड लेवल ओजोन मतलब क्या, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग नाम ही पता चल रहा है कि फोटोनिक प्रेजेंस में जो केमिकल स्मॉग बनाई जा रही है, बन रही है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर के, है ना, वहाँ जो वीओसीज के साथ जो रिएक्शन हो रही है, ऊपर से सनलाइट पड़ रही है, इनकी रिएक्शन की वजह से एक ऑक्सीजन रेडिकल फ्री हो रहा है ना, O2 के साथ वो जा करके मिल रहा है और मिल करके वो O3 बना रहा है, कहाँ, नीचे ही ट्रोपोस्फियर में ही बनाया जा रहा है। और वो O3 आपके लिए ख़राब होता है, अस्थमा कर देगा, आपके आपके नर्वस सिस्टम डैमेज कर देगा, आपकी आंखों में इरिटेशन करता है। जैसे ही आप बाहरी एरिया से किसी मेट्रोपोलिस एरिया में बस में एंटर करते होंगे, ऐसी बस में जिसमें हवा अंदर आती हो, है ना, और आपने खिड़की खोल दी, इंडस्ट्रियल एरिया में आप घुस गए, वहाँ जैसे ही आप पहुँचते हैं आपकी आंखें जलने लगती है, वो मिर्ची नहीं है, वो ओजोन है। आंखों में इरिटेशन ओजोन की वजह से होती है, और जितना गर्मी होगा उतना ओजोन आपका क्रिएट होगा, जितना सनलाइट होगा। तो इनक्लीमेंट वेदर में नहीं होता है ये आपका क्लियर वेदर में बनता है, गर्मियों में बनता है। हटाओ इसे, मतलब इतना किसी को पता हो तो आंसर के करीब आया जा रहा है वो। यहाँ से हमने ऑप्शन 1 को अब देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें बता रहा है नीचे, आंसर बता रहा है कि ऑप्शन 1 सही है। PM10 कैन पेनेट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अगला, एक्सेसिव जोन ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। देखो ये एक्चुअल में उसकी ट्रिक की गेम है। यहाँ आपको बस इमेजिन करना चाहिए था कि हाँ पॉसिबल है कि PM2.5 की जगह PM10 उसने लिख दिया हो। एक्चुअल में PM2.5 है ये पेनेट्रेटिंग, PM10 नहीं, PM2.5, क्योंकि PM2.5 छोटा होता है 2.5 माइक्रोन वाला, ये बड़ा होता है PM10 का साइज है ये 10 और 2.5, बाकी और कुछ नहीं है। इसी वजह से जो है PM10 नहीं घुस रहा है ब्लड स्ट्रीम में, ये घुस रहा है। तो ये एलिमिनेट कर दो, 1 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये थे वो स्टैंडर्ड, आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी भी नहीं चाहता है आपसे वो स्टैंडर्ड याद करवाए। हालांकि ये मेंस में पूछा गया सवाल है, नहीं याद, आपको नहीं याद रखेंगे। मैं अगर आपको बोल भी दूं, ठीक है ये पढ़ लो, इधर ये पढ़ लो, कर लो याद, कल को फिर भूल जाओगे। याद क्या रखना है, याद ये रखना है आगे से वो जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि WHO के जो PM2.5 और PM10 के स्टैंडर्ड्स है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्या इंडिया उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। सवाल वो ये पूछेगा कि क्या इंडिया के स्टैंडर्ड उससे भी बेहतर है। अगर वो ये सवाल पूछ ले तो वो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब इन्होंने तो प्रेस्क्राइब किया है इतना कम। WHO ने बोला हुआ है कि सिर्फ 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए PM2.5, है ना, और PM10 जो है 15 माइक्रोग्राम होना चाहिए एनुअल मीन पे, है ना। ये तो WHO ने ये बोल रखा है। इंडिया में लेवल देखो, 5 नहीं 40, 15 नहीं 60, हमारा नेक्स्ट लेवल पे है। WHO के लिए जो जहर है वहां से हमारा स्टार्ट होता है। WHO के लिए जो चीज जहर है वहां से तो हम शुरुआत कर रहे हैं, समझ रहे हो। WHO का तो 2005 वाला स्टैंडर्ड भी ये था, हमारे तो इधर स्टार्ट ही 60 से हो रहा है, जहां पे इनका खत्म नहीं हो रहा है वहां से हमारा स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। इंडिया नेक्स्ट लेवल पे है। तो भूल जाओ वो सब चीजें जो आपको टीवी पे दिखाई जा रही है। यहाँ आइए, क्लासेस लीजिए, सेशन लीजिए, civilspot.in ज्वाइन कीजिए, मेरा भी थोड़ा खर्चा पानी निकलेगा और आपका भी साथ में मज़े तो हो ही रहे हैं, आप तो वैसे भी कर ही रहे हैं। अगर आप मुझे दिल्ली राजेंद्र नगर में सुन रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जितना आप वहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हैं उसका 1% हिस्सा civilspot.in पे वेस्ट करके दिखाइए, एटलीस्ट आपको रोना नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। क्या ये बात सच है। अगला, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन कोलिशन फोकसेस ऑन, देखो अगली बात वो यहाँ से पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया।
अगला वो सवाल यहाँ से क्या पूछा, और इग्नोर मत करो PYQ को, ये न्यूज़ में है, CCAC क्यों न्यूज़ में है अभी हम देखेंगे। अगला सवाल वो क्या यहाँ से पूछेगा कि नंबर 1 द डिक्लेरेशन ऑफ कोलिशन आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स। नंबर 2 इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर UNEP। नंबर 3 वो कुछ भी और पूछ लेगा, सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नंबर 1 G20 का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन से। जब वो देखो कुछ कीवर्ड अभी ये पॉइंट अपने दिमाग में घुसेड़ लो। आप लकी हो अगर आप इस पार्ट ऑफ द सेशन को सुन रहे हैं तो ठीक है। कुछ बातें अपने दिमाग में घुसेड़ लो कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोलिशन, फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेशन, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है ना, कोई मतलब कोई ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट ग्रुप होता है। इस तरीके के जो कीवर्ड होंगे ना, अगर कहीं ट्रीटी हो, ट्रीटी मीन्स दैट इज बाइंडिंग, ट्रीटी नॉर्मली बाइंडिंग होती है ना। कोलिशन, डिक्लेरेशन, ग्रुप, ये कभी बाइंडिंग नहीं होंगे कभी। कोलिशन जहां जहां आएगा वर्ड ना, जहां जहां कोलिशन आएगा समझ लेना वो एक NGO है, ग्लोबल NGO, जिसमें हो सकता है गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट हो, मोस्ट प्रोबेबली सिटीज हो, प्लस उसमें NGOs भी हो, UN भी हो सकता है नॉर्मली, क्योंकि नाम बहुत सारी चीजें हिंट देता है आपको। तो जहां जहां ये नाम आएंगे, कोलिशन, डिक्लेरेशन, ग्रुप, समझ लेना वो बाइंडिंग नॉर्मली नहीं होंगे। इवन UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट भी बाइंडिंग नहीं है भाई। ये बात अपनी गांठ बांध लीजिए, अभी गांठ बांध लीजिए। तो जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट को देखता है जरूर, G20 का नहीं है। एक्चुअल में ये UNEP के अंडर, ये UNEP का पार्ट नहीं है, UNEP की एनुअल कॉन्फ्रेंस में इस कोलिशन को लॉन्च किया गया था। है ये भी NGO ही, जैसा मैंने आपको नाम बताया, फोकसिस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यस, एक्चुअल में ध्यान में एक बात और ये भी रखनी है कि ये सिर्फ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को देख रहा है। अगर वो ये सवाल भी पूछे कि इट ओनली लुक्स आफ्टर द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, यस, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। दूसरा सवाल वो यहां से पूछेगा, सीधा स्टेटमेंट वो बनाएगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर शॉर्ट लिव्ड। एक बीच में वो दे देगा आपको ऑप्शन इसमें, हाँ ठीक है, वो आपको कुछ भी इसमें दे देगा, वो मान लो PFAS दे देगा। PFAS हमने पढ़ा है कि ये जो PFAS है ये फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, ये तो है ही नहीं शॉर्ट लिव्ड, बीच में दे देगा एक ऑप्शन। तो आपको ध्यान में रखना है, मीथेन शॉर्ट लिव्ड है, इसकी हाफ लाइफ लगभग 12 साल की होती है। ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम ये चलता है ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो सूट होता है। अरे कभी कोयला जलाइएगा, कभी लकड़ी जलाइएगा, ऊपर बर्तन रखना, बर्तन पे जो लंबे लंबे बाल आएंगे वो बाल नहीं है, वो ब्लैक कार्बन है, और ये हवा में भी जाता है, तो ये नॉर्मली शॉर्ट लिव्ड होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC शॉर्ट लिव्ड है, CFC नहीं है, HFC शॉर्ट लिव्ड है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन शॉर्ट लिव्ड है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ओजोन पे सनलाइट पड़ती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है ना, वो O2 और एक इंडिपेंडेंट O, फिर वो किसी और के साथ इंडिपेंडेंट जो ऑक्सीजन है रिएक्ट करके क्लोरीन के साथ, किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके, किसी भी चीज़ के साथ वो अपना सेटलमेंट वहीं पे कर देता है, फिर वो वहीं हो जाता है, उसका फैमिली बन जाता है। तो ये एटलीस्ट ये 4 पता हो कि ये भाई इनकी ग्रीन हाउस गैस पोटेंसी हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पोटेंट है, ये ज़्यादा कॉज करते हैं ये ग्रीन हाउस गैस, लेकिन है शॉर्ट लिव्ड। और ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन वॉलंटरी पार्टनरशिप है। सवाल यहाँ से पूछेगा वो, गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सब है। इंपॉर्टेंट बात है कि CCAC फंड भी करता है प्रोजेक्ट्स को, ध्यान में रखना है। इट फंड्स द प्रोजेक्ट्स दैट इम्प्लीमेंट मीथेन पॉलिसी। दूसरी बात, अगर वो कभी भी बोले आपको कि ग्लोबल मीथेन प्लेस, उसको कौन, हाँ ठीक है, उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है या उसको सेक्रेटेरियल सर्विस कौन दे रहा है? CCAC दे रहा है, UNEP नहीं, CCAC दे रहा है। समझ रहे हो बात को?
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला कि लोअरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मीथेन इनिशिएटिव। भाई इस सिंपल बात, ये मीथेन से रिलेटेड लगभग जितने प्रोजेक्ट होंगे ध्यान में रखना CCAC वो सारी चीज कर रहा है। ये इनिशिएटिव भी उसी का है। लोवरिंग है ना, लो मीथेन जो इनिशिएटिव है, अगर बोले कि लो मीथेन इनिशिएटिव न्यूज़ में रहता है, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअल में लो मीथेन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कहता है कि हर साल हम 1 मिलियन मैट्रिक टन एनुअल मीथेन को रिड्यूस करेंगे। और है ना, COP28 में ही ये भी लॉन्च किया गया था, जो ग्लासगो की समिट थी। उसमें दो चीज़ें हुई इंपॉर्टेंट, एक ग्लोबल मीथेन प्लेज हुई, कंट्रीज ने ग्लोबल मीथेन प्लेज ली। प्लेज क्या थी कि 30% मीथेन रिडक्शन करेंगे हम बाय 2030 एट 2020 लेवल्स। 2020 के लेवल से 30% रिडक्शन करेंगे हम मीथेन एमिशन में। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ये करने के लिए लो मीथेन नाम का एक लोली वो भी चलाया गया। तो ध्यान में रखना है, लो मीथेन इनिशिएटिव CCAC का इनिशिएटिव है, UNEP के अंडर ये चला है। एक ही जगह मैंने तभी आपको बोला कुछ नहीं लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ क्या, 3 चीज़ें लिखनी है। CCAC लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है UNEP, है ना, और क्या लिखना है अपनी कॉपी में, ये लिखना है NGO लिख देना है, इसको याद रह जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि कोएलिशन से आपको अब याद तो रह जाएगा कि ये जो कीवर्ड है ये नॉन बाइंडिंग टाइप के होते हैं, नॉर्मली NGO टाइप के। दूसरी बात CCAC की क्या लिखनी है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, वो GMP जिसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं किया है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ध्यान में रखना है, सवाल यहाँ से पूछेगा वो। ग्लोबल मीथेन प्लेज का क्या काम है, क्या ये चाहता है 30% रिडक्शन इन मीथेन एमिशंस बाय 2030 एट 2020 लेवल, है ना, फ्रॉम 2020 लेवल्स बेसिकली। फिर लो मीथेन, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये लो मीथेन किसका इनिशिएटिव है, इन्हीं का, है ना। CCAC फंडिंग भी देता है प्रोजेक्ट को, और क्या लिखना है, शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स को ही देखता है सिर्फ, है ना, लॉन्ग लिव्ड पोल्यूटेंट्स को नहीं देख रहा है, ये फॉरएवर केमिकल्स को नहीं देख रहा है, उसको हमने कल ऑलरेडी देखा हुआ है। फिर एक ये ग्लोबल मीथेन असेसमेंट की रिपोर्ट भी इशू करता है CCAC, समझ रहे हो। इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया है मीथेन प्लेज को, ऑलरेडी मैंने बताया है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम जो मीथेन रिलेटेड काम है CCAC में, उसका इंटेलिजेंस, CCAC का इंटेलिजेंस उसमें है ही। लेकिन ग्लोबल, और देखो ग्लोबल मीथेन जो असेसमेंट है, असेसमेंट ये भी CCAC ही जारी कर रहा है। एक होता है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, ये ट्रैकर जारी करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो OECD में हेडक्वार्टर्ड है ना, पेरिस में। अगली बात कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है 1974 में कब बनी थी, जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर तो ये जारी करता ही है, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक भी यही जारी करता है। अगली बात कि भैया इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। अगली बात ये, क्योंकि मेंबरशिप से रिलेटेड होता रहता है, चर्चा होती रहती है, सवाल बना सकता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको OECD का मेंबर पहले बनना होगा, और इंडिया OECD का भी मेंबर नहीं है ना। तो ध्यान में फिर वो सवाल आपसे ये पूछेगा कि ऑल OECD मेंबर्स आर यूरोपियन, नहीं भाई, इवन मैक्सिको भी OECD का मेंबर है, USA तो होगा ही होगा, मतलब ये सोच के तो आप इसे हटा भी सकते हैं इस ऑप्शन को, ये वाला ऑप्शन तो बहुत, है ना, इजी सा है। तो ध्यान में रखना है ये बात, है इंपॉर्टेंट। देखो एक फैक्ट ये भी ध्यान में रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 30% जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसके लिए मीथेन रिस्पॉन्सिबल है भाई, मीथेन। तो इन गैसों पे ज़्यादा काम करिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप देते ही रहेंगे, वो छोड़ते ही रहेंगे, बायोलॉजिकल है, समझ रहे हो। और एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मीथेन को, एनर्जी सेक्टर। बाकी सब वही चीज़ें हैं, क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप, इसके आगे कल करते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यार ये PYQ इनिशिएटिव, हाँ यू आर मोस्ट वेलकम। अभी भी बहुत दिन है प्रीलिम्स के लिए, बहुत दिन है, मैं कह रहा हूँ आपको। किसी ने अगर अच्छे से तैयारी करनी होगी वो अभी भी कर लेंगे, है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मैंने कहीं यहाँ डाला हुआ है यार, वो कहीं नहीं डाला हुआ है, तो मैं एडवर्टीजमेंट डालना अब भूल चुका हूँ। तो आप सीधा civspot.in पे जाइए, मेरे बारे में जानना होगा, वहाँ आप जान लीजिएगा। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता तो नहीं उतना, तो
वहाँ आपको ये सारे सेशन इस टाइप के मिल जाएंगे। ये एक ही सेशन है जो मैं अभी एनवायरनमेंट का अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा हाई क्वालिटी अगर आपको भाई स्टडी करना है और साथ में रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, डेली एक वीडियो देखनी होती है आपको उसमें, फिर 2x की स्पीड में चीज़ों को रिवाइज भी करना होता है। एक काम आपको करना है, आपका 60-70% ऑफ प्रिपरेशन है ना, रिवीजन सॉर्टेड होता है सिर्फ इतने से, है ना, 60-70%। अब ऑब्वियस सी बात है यार, पीवाईक्यू की एक लिमिट होती है, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हैं पीवाईक्यू से। जिस चीज़ के लिए कोचिंग है, हाँ ये जो दे दिया यार, ये काम भूल गया मैं, इसमें ज्वाइन कर लो, ये civilspot.in में जा करके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल। और वो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो क्या नाम उसका, टेलीग्राम चैनल। बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।